हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं सोनू सर आप सभी को क्लास 10 का है ना केमिस्ट्री पढ़ाएंगे है ना। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्लास 10 का केमिस्ट्री से पढ़ने से पहले हमें कुछ रसायन शास्त्र के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान होना चाहिए है ना, जो कि आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे। अगर क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोग पढ़ चुके होंगे है ना। तो वो बेहद ही जरूरी हो जाता है आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने के लिए है ना। तो वही सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे है ना, और क्या क्या जरूरी चीज़ है वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे है ना केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र है ना। तो इसमें हम लोग ये आप लोग जब बोर्ड एग्जाम दोगे तो उसमें आप लोगों को केमिस्ट्री में विज्ञान रहेगा है ना, सब्जेक्ट का नाम रहेगा विज्ञान है ना। सब्जेक्ट का नाम रहेगा आप लोग का विज्ञान, जिसमें से आप लोगों को 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना। जिसमें से आप लोग को 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जो विज्ञान है ना, विज्ञान में आप लोगों का एग्जाम होगा टोटल 80 अंक का आप लोग का एग्जाम होगा है ना। टोटल 80 अंक का एग्जाम होगा। तो और 20 नंबर आप लोग को इसमें से प्रैक्टिकल होगा है ना। 20 अंक का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा है ना। प्रैक्टिकल 20 अंक आप लोगों को प्रैक्टिकल से मिलेंगे है ना। 20 अंक आप लोगों के प्रैक्टिकल से मिलेंगे है ना। तो ये 80 नंबर प्राप्त करने के लिए आप लोगों को मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा है ना, जिसका नाम है भौतिकी है ना। क्लास 10th में भौतिकी है ना। जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है, और तीसरा है रसायन शास्त्र है ना। तो ये आप लोगों को मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, मतलब एक सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए विज्ञान है ना। जिसमें से आप लोगों के 80 मार्क्स रहेंगे है ना एग्जाम में, और 20 मार्क्स आप लोगों के प्रैक्टिकल जो आप लोग कॉपी भर के जमा देते हैं उसमें से आप लोगों को 20 अंक मिलेंगे है ना। और इसमें से बात कर लेते हैं है ना। तो इसमें से आप लोगों का अभी तो प्रीवियस पैटर्न यही चल रहा है और आगे आने वाला पैटर्न भी यही रहेगा है ना, कि 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा है ना। 80 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के 40 ऑब्जेक्टिव का क्या करना है, 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर करना है ना, उत्तर देना है। 40 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है ना। कोई भी 80 में से आप लोगों को 40 आंसर करना है, और 40 मार्क्स आप लोगों के रहेंगे है ना। 40 अंक आप लोगों के रहेंगे क्या चीज, जिसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं है ना। इसमें से आप लोगों के रहेंगे 2 अंक वाले प्रश्न और 5 अंक वाले प्रश्न है ना। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अगर फिजिक्स से, तो फिजिक्स से आप लोगों के 26 अंक पूछे जाएंगे है ना। 26 अंक ऑब्जेक्टिव से रहेंगे है ना, और इससे 27 रहेंगे, और केमिस्ट्री से भी 27 क्वेश्चन रहेंगे है ना। इससे भी आप लोगों के 27 अंक पूछे जाएंगे। और आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना, तो 4 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से अति लघु जो होता है, अति लघु यहाँ से आप लोगों के अति लघु प्रश्न आप लोगों के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 नंबर का टोटल आप लोगों के यहाँ से 8 नंबर मिल जाएंगे हाँ। और एक रहेगा दीर्घ क्वेश्चन है ना, एक दीर्घ प्रश्न रहेंगे जो 5 नंबर का रहेगा। एक प्रश्न रहेगा केमिस्ट्री से, तो ये आगे आपका 5 मार्क्स। टोटल आप लोगों के यहाँ पे 13 अंक रहेंगे है ना, 13 अंक रहेंगे। और यहाँ 27 अंक आप लोग ला सकते हैं इजिली केमिस्ट्री से है ना, और 13 उधर। तो कितना टोटल 40 अंक अकेले आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री से ला सकते हैं है ना। अब इससे हम लोग ये तो 10th का हम लोग देख लिए किस प्रकार से एग्जाम में आएगा है ना। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर केमिस्ट्री क्या 10th में ही जरूरी है या फिर आगे भी जरूरी है ना। तो ये केमिस्ट्री जो है ना, ये आप लोगों को आगे भी जरूरत पड़ने वाला है ना। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हम रसायन शास्त्र पढ़े क्यों, केमिस्ट्री हम लोग
हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग बात करेंगे कि रसायन शास्त्र, सॉरी इसको थोड़ा सा, है ना, रसायन शास्त्र या फिर केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों के 10th बोर्ड में, है ना, 10th बोर्ड में आप लोग को जरूरी है ना, केमिस्ट्री आप लोगों के 10th बोर्ड में जरूरी तो है ही, है ना। 10th बोर्ड, सॉरी कहीं मक्खी बैठ गया है क्या, 10th बोर्ड, है ना। 10th बोर्ड में तो आप लोग को जरूरी है ही। उसके बाद आप लोगों के ये, है ना, 11th और 12th में जरूरी पड़ेगा, है ना। तो अगर बेस ही आप लोग का मजबूत नहीं रहेगा तो आगे आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो 10th और 12th में आप लोगों के 10th और 12th में केमिस्ट्री चाहिए, है ना। 10th और 12th में केमिस्ट्री। अगला है, अगर आप लोग नीट या फिर कोई बड़ा एग्जाम, डॉक्टर बनना है ना, आपको नीट देना है ना, तो वहाँ पे भी आप लोगों को जरूरी पड़ेगा, है ना। या फिर जेई देना है ना, आईआईटी जेई जिसको बोलते हैं, इंजीनियर बनने के लिए, है ना। यहाँ पे भी आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। या फिर कोई आईटीआई करना चाह रहा है ना, या फिर डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक, है ना, डिप्लोमा, है ना, या फिर इसी को हम लोग पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी आप लोगों को ये सभी जो है केमिस्ट्री का ज़रूरत पड़ता है। या फिर और भी अन्य एग्जाम होता है, जैसे दरोगा हो गया, है ना, और भी बिहार पुलिस हो गया, और एसएससी हो गया, या फिर बहुत सारे एग्जाम जो है ना, वहाँ पे आप लोगों के इस प्रकार से छोटे छोटे केमिस्ट्री के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और बड़े बड़े भी पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग को केमिस्ट्री सिर्फ 10th बोर्ड के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए, और आगे भी आने वाला एग्जाम में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। तो केमिस्ट्री जो है ना, सबसे पहले केमिस्ट्री, ये ग्रीक वर्ड में इसको हम लोग कीमिया बोलते हैं, ग्रीक वर्ड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमिया, है ना। कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी, है ना। कीमिया का मतलब क्या होता है, काली मिट्टी, है ना। तो इसको हम लोग ग्रीक वर्ड में कीमिया बोलते हैं। आगे हम लोग समझते हैं, है ना। यानी कि इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखें, अगर हिंदी में लिखें रसायन, है ना, और शास्त्र, शास्त्र मतलब अध्ययन करना होता है ना, शास्त्र मतलब विज्ञान, अध्ययन करना, है ना। तो इसका मतलब होता है विज्ञान, शास्त्र मतलब विज्ञान। तो इसको हम लोग मेनली तोड़ेंगे रस प्लस आयन, है ना, रस प्लस आयन, है ना। तो रस मतलब क्या हो जाएगा, तरल, तरल हो जाएगा, रस मतलब हो जाएगा तरल अथवा तत्व हो जाएगा, है ना, तरल अथवा तत्व हो जाएगा इसका मतलब। और आयन का मतलब होता है मार्ग होता है ना, मार्ग होता है, गमन होता है, प्रक्रिया होता है ना, गमन, मार्ग और प्रक्रिया, है ना। तो मेनली विज्ञान, रसायन शास्त्र जो है वो विज्ञान का वो शाखा है जिसमें हम लोग तरल या फिर तत्व के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी कि रसायन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, सॉरी, रसायन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है, रसायन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है, तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान, है ना। अब हम लोग ये तो शाब्दिक छोटा मोटा परिभाषा देखे हैं, है ना। अब हम लोग मेनली इसका परिभाषा देखेंगे, किसका, रसायन शास्त्र का परिभाषा देखेंगे, है ना। रसायन शास्त्र का क्या परिभाषा होता है ना।
तो लिखेंगे हम लोग, प्रश्न बना के वाक्य लिखेंगे। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? थोड़ा मोड़ा लाइट इधर उधर आ रहा होगा, धीरे धीरे जो है ना एडजस्ट हो जाएगा। बहुत दिन से क्लास नहीं चल रहा था तो धीरे धीरे वो भी एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो मेनली हम लोग रसायन शास्त्र में जो है पदार्थ के गुण, संरचना, है ना, और उसके, है ना, उसमें जो मिल के बना उसके अभिक्रियाओं का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा है ना। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना अथवा अभिक्रियाओं का क्या करते हैं? अभिक्रियाओं का तत्वों के, विज्ञान वह शाखा जिसमें इसके हम लोग अध्ययनों की, इसके गुण, संरचना अथवा अभिक्रियाओं का अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रियाओं का अध्ययन करने की प्रक्रिया को रसायन शास्त्र कहते हैं, है ना। इसके अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, हर एक विषय में किसी ना किसी एक हो और जो स्थान घेरता हो, है ना, जो स्थान घेरता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो स्थान घेरता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जो वस्तुएं स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए कलम हो गया, जो जिससे अभी हम लिख रहे हैं, अभी एग्जाम्पल दिए थे, है ना। कलम हो गया, है ना, हवा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना। ये सभी क्या है? पदार्थ है। हवा हो गया, सोना, चांदी इत्यादि, ये सभी क्या है? इत्यादि ये सभी पदार्थ है ना। ये सभी क्या है? पदार्थ है ना। अब चलिए अगला है पदार्थ की अवस्था, है ना। तो मेनली हम लोग पदार्थ का जो है 3 अवस्था होता है। मेनली पदार्थ का 3 अवस्था होता है ना। वैसे तो 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे वो 3 अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें पदार्थ की अवस्था के बारे में, है ना, पदार्थ की अवस्था, है ना, पदार्थ की अवस्था। तो इसका मेनली 3 अवस्था होता है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, है ना। तीसरा क्या होता है? गैस होता है ना। इसको इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, है ना, और इसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं ना। इसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। तो ये सभी
तीन अवस्थाएं होता है पदार्थ के, है ना, मेनली तीन अवस्था होता है ना। तो इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना भी डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग। अब आगे है, और पदार्थ का सबसे छोटा कण, है ना, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। सब पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। यानी कि पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलके बना है ना। पदार्थ किससे मिलके बना है? परमाणुओं से मिलके बना है ना। और परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, है ना। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं नोट में। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, है ना। 3 मौलिक कण होते हैं। पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन, है ना। तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन, है ना। तो पदार्थ का मेनली कितना कण होता है? 3 कण होता है ना। अब पदार्थ में जो होता है, परमाणु जो होता है, परमाणु इस तरह से नाभिक होता है। नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलता है, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहता है? इसको चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है ना। इसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है ना। इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है ना। इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। चलिए, और ये हो गया, ये समझने का चीज है ना। अब आगे है परमाणु के नाभिक में, ये लिख लेते हैं नोट में हम लोग, है ना। परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है ना। यानी कि ये सभी जो है ना, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं आवेश, है ना, यानी कि परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। और अब हम लोग आवेश के बारे में बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो आवेश जो है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, है ना। धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, है ना, ऋण आवेश, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन पे जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो होता है, इलेक्ट्रॉन को सूचित करते हैं ई से, है ना। इस पे जो आवेश होता है, इस पे ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है ये, है ना। और प्रोटॉन जो होता है, ये प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं, इस पे धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश होता है। और अगला होता है न्यूट्रॉन, है ना। अगला होता है
न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को N से सूचित करते हैं, है ना। और ये ये उदासीन होता है। ये क्या होता है? उदासीन होता है ना। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो इस पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है इस पे। किसी कारणवश वीडियो कट हो गया था, है ना, तो इसको हम ऐड करके अपलोड कर देंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। अगला है कि परमाणु जो है ना विद्युतः उदासीन होते हैं, है ना। उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है? उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि जितना इस पे धन आवेश होता है उतना ही इस पे ऋण आवेश भी होता है, जिसके कारण से परमाणु क्या होते हैं? उदासीन हो जाते हैं, है ना। अब इसके अगर हम लोग इसमें जो 3 मौलिक कण होते हैं, इसके खोजकर्ता के बारे में, यानी कि खोज किसने किया उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले परमाणु का खोज जो किए थे वो रदरफोर्ड किए थे। और प्रोटॉन का खोज जो है वो, प्रोटॉन का खोज कहीं कहीं आप लोग को गोल्डस्टीन भी मिलेगा, कहीं कहीं रदरफोर्ड भी मिलेगा, है ना। तो जो ऑप्शन रहेगा वो टिक कर दीजिएगा। न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था, है ना। और इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। चलिए, ये सभी चीज़ हम लोग बढ़िया डिटेल से लिखे हुए थे, है ना। लेकिन क्या बताया, वीडियो कट गया, है ना, जिसके कारण से इसको फिर से दोबारा से रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। चलिए, अब क्या है, तत्व किसे कहते हैं, है ना। तो तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जो एक ही परमाणु से बना होता है ना, जिसमें कि एक ही प्रकार के परमाणु पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, है ना। जैसे सोना, चांदी, लोहा, है ना। सोना में ये नहीं कि सोना में थोड़ा सा सोना है और कुछ अलग चीज़ है, नहीं। सोना में टोटल क्या रहेगा? सोना रहेगा, है ना। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होगा, जिसे हम लोग सोना कहते हैं, है ना। अगला है आवर्त सारणी में अभी तक जो है कुल 118 तत्व क्या हुआ है? खोजा जा चुका है। कितना तत्व? 118 तत्व अभी तक खोजा जा चुका है। चलिए, अभी हम लोग 118 तत्व तो याद नहीं करेंगे, उतना करेंगे तो बोर्ड एग्जाम पार हो जाएगा, है ना। तो हम लोग मेनली कम से कम जो है ना 20 तत्व का नाम याद होना ही चाहिए। उसके बाद भी कुछ जो महत्वपूर्ण तत्व होता है उसका नाम याद होना बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व का नाम है ना। हाइड्रोजन को संकेत H से सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। अगला है हीलियम। हीलियम का H ही होता है ना। हीलियम का परमाणु संख्या, हीलियम का क्या होता है? हीलियम का He से सूचित करते हैं, है ना। हीलियम को He से सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या 2 होता है। दूसरा, अगला है लिथियम। लिथियम को Li से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 3 होता है। अगला बेरिलियम। बेरिलियम को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? Be से, और इसका परमाणु संख्या 4 होता है। बोरोन, अगला है बोरोन। बोरोन का B से सूचित करते हैं, बोरोन का परमाणु संख्या कितना होता है? 5 होता है। अगला है कार्बन। कार्बन को हम लोग C से सूचित करते हैं और परमाणु संख्या 6 होता है। अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N सूचित करते हैं और परमाणु संख्या 7 होता है। और उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 8 होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन को F से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 9 होता है। अगला है नियोन। नियोन को हम लोग Ne से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 10 होता है। अगला है सोडियम। सोडियम को Na से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 11 होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। अगला है सिलिकॉन। सिलिकॉन Ac से सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या जो है वो 14 होता है। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस को P से सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या 15 होता है। उसके बाद है सल्फर। सल्फर को S से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 16 होता है। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन को Cl से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 17 होता है। अगला है आर्गन। आर्गन को हम लोग Ar से सूचित करते हैं और परमाणु संख्या 18 होता है। और पोटेशियम है, K से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 19 होता है। और अगला है कैल्शियम। कैल्शियम को Ca से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 20 होता है। इसमें से और भी कुछ जो महत्वपूर्ण रहता है उसको मेनली हम लोग देखेंगे, जैसे क्रोमियम Cr24, मैग्नीज Mn25, आयरन Fe26, कोबाल्ट Co27, निकेल Ni28, कॉपर Cu29 और जिंक क्या है?
30 होता है। उसके बाद Ag सिल्वर जो है वो 47 होता है, Au सोना 79 होता है, और Hg ये पारा या फिर मरकरी बोलते हैं, है ना। अब इसमें हम लोग बात करते हैं अणु और परमाणु। तो यहाँ पे जैसे O2 लिखा हुआ अगर आप देखेंगे तो ये O2 में ये 2 क्या है ना, O2 में ये 2 क्या है, ये परमाणु को बता रहा है। ये क्या कर रहा है, परमाणु को बता रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2 लिखा हुआ, तो ये क्या कर रहा है कि H2 परमाणु के 2 अणु है, यानी कि H2 मिलके कितना 2 है, ये अणु को बताता है और ये परमाणु को बताता है ना। तो आगे ये सभी चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आगे हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुसूत्र, जो H2O मतलब होता है जल, CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो जैसे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे लिखल है CaCO3, वैसे समझ जाइएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट लिखल है ना। अगला जैसे देखिएगा H2SO4 लिखल है, वैसे आप लोग को समझ जाना है कि वो सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है। जैसे आप लोग को देखना है HCl लिखा हुआ, वैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। HNO3 से समझ जाइएगा हाइड्रोजन नाइट्रेट। NH3 मतलब समझ जाइएगा अमोनिया है। CH4 मतलब मीथेन है ना। ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट। FeSO4 आयरन सल्फेट बोले या फिर फेरस सल्फेट बोले, एक ही बात है ना। इसको आयरन सल्फेट भी हम लोग बोलते हैं, है ना। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट हो गया। C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, और C12OH22O11 जो है ये आपका हो जाता है चीनी का फॉर्मूला, है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगला क्लास में, है ना। ये क्लास तो रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसी कारण से हम लोग फिर से इसको देखे हैं, है ना। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे वो क्लास 10 का, ये तो बेसिक था, ये सब 9 में है ये सब, है ना। तो अगला लेक्चर में जो देखेंगे वो क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग अगला क्लास में फिर मिलते हैं।